गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन निबंध को आगे पढ़ेंगे। मान लीजिए कि पुराने जमाने में भारत की एक भी स्त्री पढ़ी लिखी न थी, न सही उस समय स्त्रियों को पढ़ाने की जरूरत न समझी गई होगी, पर अब तो है, अतएव पढ़ाना चाहिए। हमने सैकड़ों पुराने नियमों, आदर्शों और प्रणालियों को तोड़ दिया है या नहीं, तो चलिए स्त्रियों को अपढ़ रखने की इस पुरानी चाल को भी तोड़ दें। हमारी प्रार्थना तो यह है कि स्त्री शिक्षा के विपक्षियों को क्षण भर के लिए भी इस कल्पना को अपने मन में स्थान न देना चाहिए कि पुराने जमाने में यहाँ की सारी स्त्रियाँ अपढ़ थी यानी अनपढ़ थी अथवा उन्हें पढ़ने की आज्ञा न थी। जो लोग पुराणों में पढ़ी लिखी स्त्रियों के हवाले मांगते हैं, उन्हें श्रीमद् भागवत दशम स्कंध के उत्तरार्ध का 53वां अध्याय पढ़ना चाहिए। उसमें रुक्मिणी हरण की कथा है। रुक्मिणी ने जो एक लंबा चौड़ा पत्र एकांत में लिखकर एक ब्राह्मण के हाथ श्री कृष्ण को भेजा था, वह तो प्राकृतिक में न था। उसके प्राकृतिक होने का उल्लेख भागवत में तो नहीं। उसमें रुक्मिणी ने जो पांडित्य दिखाया है वह उसके अपढ़ और अल्पज्ञ होने अथवा गंवारपन का सूचक नहीं है। अल्पज्ञ यानी जिसे पूरा ज्ञान नहीं हो। पुराने ढंग के पक्के सनातन धर्मावलंबियों की दृष्टि में तो नाटकों की उपेक्षा भागवत का महत्व बहुत ही अधिक होना चाहिए। इस दशा में यदि उनमें से कोई यह कहे कि सभी प्राककालीन स्त्रियां अपढ़ होती थी, तो उसकी बात पर विश्वास करने की जरूरत नहीं। भागवत की बात यदि पुराणकार या कवि की कल्पना मानी जाए, तो नाटकों की बात उसमें भी गई बीती समझी जानी चाहिए। अब हमने जो ये पैराग्राफ पढ़ा है, इसमें से प्रश्न बन रहा है कि शंकराचार्य से जिसने किस स्त्री ने शास्त्र किया था, तो आचार्य मंडन मिश्र की पत्नी भारती ने शंकराचार्य से शास्त्र किया था। फिर दूसरा प्रश्न अपना यहाँ से बन रहा है कि रुक्मिणी ने किसे पत्र लिखकर भेजा था, तो रुक्मिणी ने एक पत्र लिखकर एक ब्राह्मण के द्वारा श्री कृष्ण को भेजा था। अंडरलाइन कर लीजिए यहाँ से। उसमें रुक्मिणी हरण की कथा है। रुक्मिणी ने जो लंबा चौड़ा पत्र लिखकर एकांत में लिखकर एक ब्राह्मण के हाथ श्री कृष्ण को भेजा था, वह प्राकृतिक मैंने था। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। और जो लोग पुराणों में पढ़ी लिखी स्त्रियों के हवाले मांगते हैं, उन्हें क्या पढ़ना चाहिए? श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध के उत्तरार्ध का 53वां अध्याय पढ़ना चाहिए। इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। फिर आगे पढ़ते हैं। उसके स्त्रियों का किया हुआ अनर्थ यदि पढ़ाने का ही परिणाम है, तो पुरुषों को किया हुआ अनर्थ भी उनकी विद्या और शिक्षा ही का परिणाम समझना चाहिए। बम के गोले फेंकना, नर हत्या करना, डाके डालना, चोरियां करना, घूस लेना, ये सब यदि पढ़ने लिखने की ही का परिणाम है, तो सारे कॉलेज, स्कूल और पाठशालाएं बंद हो जानी चाहिए। परंतु विशिष्टों बात व्यतीतों ग्रहग्रस्तों के सिवा ऐसी दलीलें पेश करने वाले बहुत ही कम मिलेंगे। शकुंतला ने दुष्यंत को कटु वाक्य कहकर कौन सी अस्वाभाविकता दिखाई? क्या वह यह कहती कि हे आर्यपुत्र, शाबाश, आप बड़ा अच्छा काम किया जो मेरे साथ गांधर्व विवाह करके मुकर गए। नीति, न्याय, सदाचार और धर्म की आप प्रत्यक्ष मूर्ति हैं। पत्नी पर घोर से घोर अत्याचार करके जो उससे ऐसी आशा रखते हैं, वे मनुष्य स्वभाव का किंचित भी ज्ञान नहीं रखते। सीता से अधिक साध्वी स्त्री नहीं सुनी गई। जिस कवि ने शकुंतला नाटक में अपमानित हुई शकुंतला से दुष्यंत के विषय में दुर्वाक्य कहा है, उसी ने परित्यक्त होने पर सीता से रामचंद्र के विषय में क्या कहा है, सुनिए। इसको अंडरलाइन कर लीजिए यहाँ से कि परिणाम नर हत्या करना, डाके डालना, चोरियां करना, घूस लेना, ये सब पढ़ने लिखने का ही परिणाम है। तो यहाँ से ये पूरा पैराग्राफ रखते हैं तक अंडरलाइन कर लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं। आगे पढ़ते हैं।
सुनिए, वाचस्त्वा मध्यचनाच्च राजा वहुम विशुदामति यत्समक्षमं मामं लोकवादं शृण्वा दहासी श्रुतस्य तक्तिको सदस्य कुलस्य है। लक्ष्मण, जरा उस राजा से कह देना कि मैंने जो तुम्हारी आंख के सामने ही आग में कूदकर अपनी विशुद्धता साबित कर दी थी, तिस पर भी लोगों के मुख से निकला मिथ्यावादी सुनकर ही तुमने मुझे छोड़ दिया। क्या यह बात तुम्हारे कुल के अनुरूप है, अथवा क्या यह तुम्हारी विद्वता या महता को शोभा देने वाली है? सीता का यह संदेश कटु नहीं तो क्या मीठा है। इसमें बताया गया है कि सीता जी से रामचंद्र के विषय में क्या कहा है। सुनिए कि उस लक्ष्मण से कह रही है कि उस राजा से कह देना कि देखो, मैंने तुम्हारी आंख के सामने ही आग में कूदकर अपनी शुद्धता साबित कर दी थी और तुमने लोगों से मेरे बारे में मिथ्या बातें सुनकर तुमने मुझे छोड़ दिया। क्या तुम्हारे ये कुल के अनुरूप था, अथवा क्या तुम्हारी विद्वता या महता को शोभा देने वाली बात थी? क्योंकि तुम अयोध्या के राजा थे, नरेश थे। सीता का ये जो संदेश है वो कवि कह रहे हैं कटु नहीं, कड़वा नहीं तो क्या मीठा था। राजा मात्र कहकर उसके पास अपना संदेश भेजा। यह उक्ति ने किसी गंवार स्त्री की, किंतु महाब्रह्म ज्ञानी राजा जनक की लड़की और मनवादी महर्षियों के धर्मास्त्र अस्त्रों का ज्ञान रखने वाली रानी की। कि ये वाक्य जब सीता ने श्री रामचंद्र जी को कहे हैं तो ये कोई बात है, वो कोई मूर्ख स्त्री या अनपढ़ स्त्री नहीं कर सकती। ये तो ब्रह्मज्ञानी राजा जनक की पुत्री थी, जो उसने बहुत से महर्षियों से धर्मशास्त्र का सीखी थी, तभी उसने यह बात कही थी। आगे पढ़ते हैं। नृपस्य वर्णाश्रम पालनम यतः स एवं धर्मो मनुना प्रणीत है। सीता की धर्मशास्त्रज्ञता का यह प्रमाण वही आगे चलकर कुछ ही दूर पर कवि ने दिया है। सीता परित्याग के कारण वाल्मीकि के समान शांत, नीतिज्ञ और क्षमाशील तपस्वी तक ने अश्वमेव मनु भर्ताग्रजे में कहकर रामचंद्र पर क्रोध प्रकट किया है। अतएव शकुंतला की तरह अपने परित्याग को अन्याय समझने वाली सीता का रामचंद्र के विषय में कटु वाक्य कहना सर्वथा स्वाभाविक है। न यह पढ़ने लिखने का परिणाम है, न गंवारपन का, न अकुलीनता का। अंडरलाइन कर लीजिए इस पूरे पैराग्राफ को। ये भी अंडरलाइन कर लीजिए। लक्ष्मण, जरा उस राजा से उसको पूरे पैराग्राफ को अंडरलाइन करना है। आगे पढ़ते हैं। पढ़ने लिखने में स्वयं कोई बात ऐसी नहीं जिससे अनर्थ हो सके। अनर्थ का बीज उसमें हरगिज नहीं। अनर्थ पुरुषों के भी होते हैं, अपढ़ और पढ़े लिखे दोनों से। अनर्थ दुराचार और पापाचार के कारण और ही होते हैं, और वे व्यक्ति विशेष का चाल चलन देखकर जाने भी जा सकते हैं। अतएव स्त्रियों को अवश्य पढ़ाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जो लोग यह कहते हैं कि पुराने जमाने में यहाँ स्त्रियां न पढ़ती थी अथवा उन्हें पढ़ने लिखने की मुमानियत थी, वह या तो इतिहास से अनभिज्ञता नहीं रखते या जानबूझकर लोगों को धोखा देते हैं। समाज की दृष्टि में ऐसे लोग दंडनीय हैं। प्रश्न यहाँ से बन रहा है कि समाज में कैसे लोग दंडनीय हैं। तो जो लोग ये कहते हैं कि पुराने जमाने में यहाँ स्त्रियां न पढ़ती थी अथवा उन्हें पढ़ने की ममूनियत न थी, या तो वे इतिहास से अनभिज्ञ रखते हैं या जानबूझकर लोगों को धोखा देते हैं। समाज की दृष्टि में ऐसे लोग दंडनीय हैं, क्योंकि स्त्रियों को निरक्षर रखने का उपदेश देना समाज का अपकार और अपराध करना है, समाज में उन्नति में बाधा डालना है। शिक्षा बहुत व्यापक शब्द है, उसमें सीखने योग्य अनेक विषयों का समावेश हो सकता है। पढ़ना लिखना भी उसी के अंतर्गत है। इस देश की वर्तमान शिक्षा प्रणाली अच्छी नहीं, इस कारण यदि कोई स्त्रियों को पढ़ाना अनर्थकारी समझे तो उसे उस प्रणाली का संशोधन करना या कराना चाहिए। खुद पढ़ने लिखने को दोष न देना चाहिए। लड़कों ही की शिक्षा प्रणाली कौन सी बड़ी अच्छी है,
प्रणाली बुरी होने के कारण क्या किसी ने ये राय दी है कि सारे स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए जाए? आप खुशी से लड़कियों और स्त्रियों की शिक्षा की प्रणाली का संशोधन कीजिए। उन्हें क्या पढ़ाना चाहिए, कितना पढ़ाना चाहिए, किस तरह की शिक्षा देनी चाहिए और कहाँ पर देनी चाहिए, घर में या स्कूल में, इन सब बातों पर बहस कीजिए, विचार कीजिए, जो आवेशो कीजिए, पर परमेश्वर के लिए यह न कीजिए। कहिए कि स्वयं पढ़ने लिखने में कोई दोष है, वह अनर्थकार है, वह अभिमान का उत्पादक है, वह गृह सुख का नाश करने वाला है। ऐसा कहना सोले आना मिथ्या है। अब क्या कह रहे हैं द्विवेदी जी कि यदि हमें स्त्रियों को पढ़ाना है और ऐसे कहते हैं कि शिक्षा प्रणाली ही खराब है, तो उसे हमें क्या करना चाहिए, उसमें संशोधन करना चाहिए और उसमें किस तरह से बदलाव करना है, कैसे शिक्षा देनी है, कहाँ पर देना चाहिए, इन बिंदुओं पर विचार करना चाहिए। न कि ऐसा न करना चाहिए कि पढ़ने लिखने में, स्त्रियों के पढ़ने लिखने में कोई दोष है। अगर वह अनर्थकार है, वह अभिमान का उत्पादक है, गृह सुख का नाश करने वाले अगर मानते हैं और कहते हैं कि स्त्री को नहीं पढ़ाना चाहिए, तो ऐसा कहना सोलह आने मिथ्या है। इसलिए स्त्रियों को जरूर पढ़ाना चाहिए। तो स्टूडेंट, आज का लेसन हमारा यहाँ पर ही समाप्त होता है। इसमें यदि कोई बात आपको समझ में नहीं आई हो तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा और कॉल कर लीजिएगा, और इसके जो प्रश्न उत्तर है वो मैं आपको बता दूंगी, वो आप अपनी नोटबुक में कर लीजिएगा और नोटबुक चेक करा लीजिएगा। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।